आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है, उसका आपको लिंक ऊपर शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया था एक्यूट इन्फ्लेमेशन को, जो कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैंने डिस्कस किया था और उसका लिंक भी ऊपर आपको शो हो रहा है। ठीक है, आज मैं आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में बताऊँगी, जो कि पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता क्या है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है, इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन वीक्स और मंथ। ठीक है, ये रिस्पॉन्स है। एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स जिसमें हमारे पास प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होती है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है इन्फ्लेमेशन, वीक्स और मंथ्स तक ये बात चली जाती है। इन विच इन्फ्लेमेशन, टिश्यू इंजरी और अटेम्प्ट्स एट रिपेयर को एग्जिस्ट इन वेरिंग कम्बिनेशन। जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, टिश्यू इंजरी है और रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है कि कभी इन्फ्लेमेशन हो रही है, कभी उसमें फिर टिश्यू इंजरी हो रहा है, फिर रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इस तरह कम्बिनेशन में वो एग्जिस्ट करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में। अब क्या है, इट में फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, फिर उसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इस तरह भी हो सकता है। या फिर मे बिगन इनसाइडोसली, मतलब कि समथिंग स्लोली एंड सीक्रेटली कॉजिंग हार्म, कि आपकी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं हो रहा, कोई आपकी बॉडी में स्लोली आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। ठीक है, और जैसे स्मोल्डरिंग, जैसे स्मोल्डरिंग का मतलब टू बर्न विदाउट फ्लेम। ठीक है, इस तरह आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। और प्रोग्रेसिव प्रोसेस विदाउट एनी प्रिसीडिंग एंड एक्यूट रिएक्शंस, इसका मतलब है एक्यूट रिएक्शंस के नहीं हो रहे हो, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन खुद ही प्रोग्रेस हो रही है, एक्यूट रिएक्शन का प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, इससे भी हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इस तरह हो सकती है। अब कॉजेज़ क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के, वो हैं परसिस्टेंट इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट। ठीक है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है हमारे पास कॉज परसिस्टेंट इन्फेक्शन है। इसमें अब नाम से पता चल रहा है कि इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट है, बहुत टाइम के लिए हमारी बॉडी में है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, बाय और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफिकल्ट टू इरेडिकेट सच एज माइक्रोबैक्टीरिया, सर्टेन वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट। ठीक है, परसिस्टेंट इन्फेक्शन क्या है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही मुश्किलों से आपको बॉडी से निकाले जाएँ। ठीक है, जैसे कि कोई माइक्रोबैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, पैरासाइट, इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में परसिस्टेंट रहे। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, इम्यून रिएक्शंस जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो अपना काम करने लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है, ठीक है, टाइप 4, जिसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। द इन्फ्लेमेटरी, अगला पॉइंट है, द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स समथिंग टेक्स अ स्पेसिफिक पैटर्न कॉल्ड ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन। क्या होता है कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ले लेता है, जिसको हम ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, इन अदर केसेस अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन इवॉल्व्स इनटू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। वही बात है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रोग्रेस हो जाती है। जैसे कि कोई एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में, तो वो क्या होगा, वो अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो क्या होगा, क्रॉनिक लंग एब्सेस में चेंज हो जाएगा और वहाँ पे पस बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास कॉज है हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़। हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ क्या होती हैं, ऑकर्स व्हेन नॉर्मली प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स एबनॉर्मली पोटेंशियली हार्मिंग द बॉडी। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फॉरेन बॉडीज़ या ऑफेंडिंग एजेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करना लग जाए, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम जो है कुछ हमारे पास देखें सेल्फ एंटीजेंस होती हैं और नॉन एंटीजेंस होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एंटीजेंस होता क्या, एंटीजेंस होते हैं वायरस, माइक्रोब्स, फॉरेन बॉडीज़ जो होती हैं बाहर से जो हमारे पास बॉडी में आ रही होती हैं, उनको हम कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजेंस। और सेल्फ एंटीजेंस वो होती हैं जो कि हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, उनको हम प्रोटीन्स होती हैं, ये बेसिकली सेल्फ एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसके हमारी बॉडी में ही उसको
नहीं पता चल रहा कि सेल्फ एंटीजन कौन सी है, नॉन सेल्फ एंटीजन कौन सी है, तो वो सेल्फ एंटीजन को नॉन सेल्फ एंटीजन समझ के वो उसके अगेंस्ट अपना काम शुरू कर देगा और वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा और टिश्यू डैमेज होगा, और उसको हम हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसकी दो डिजीज़ के अंदर आती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़, एलर्जी डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है कि सेल्फ ऑटो एंटीजेंस जो होती हैं, मैंने आपको बताया प्रोटीन्स होती हैं हमारी टिश्यू की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, वो का सेल्फ परपिचनेटिंग इम्यून रिएक्शन, उस वही हमारे जो इम्यून रिएक्शन है, इम्यून सिस्टम है, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, दैट रिजल्ट इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। उससे क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है और टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है, जैसे कि रिमोटाइड आर्थराइटिस में और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने देखा है कि हमारे पास ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलर्जिक डिजीज़। रिमोटाइड आर्थराइटिस में के जॉइंट्स जो पे हमारे पास जो में हमारे पास जो होती हैं मिस्टेकली जो होती हैं, इम्यून सिस्टम क्या होता है, मिस्टेकली एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है जो कि हमारी जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, उसको हम रिमोटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी यही है कि हमारे पास हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब एलर्जिक डिजीज़ क्या होता है, ये भी हमारे पास, इसमें भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है जो कि रिजल्ट होती है इन एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट कॉमन एनवायरमेंट सब्सटेंस। ठीक है, एलर्जिक डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी कॉमन एनवायरमेंटल सब्सटेंस बाहर से हमारे पास कोई एंटीजन आता है और उसके अगेंस्ट हमारे पास इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उससे हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है ब्रोंकियल एस्थमा में, एस्थमा में हमने देखा है एलर्जिक डिजीज़ होती है। अब थर्ड कॉज है हमारे पास प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट। टॉक्सिक एजेंट के हो और आपका उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा हो तो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब टॉक्सिक एजेंट जो होते हैं वो एक्सोजेनस भी हो सकते हैं, वो एंडोजेनस भी हो सकते हैं। एक्सोजेनस जो होते हैं वो कैसे होंगे, सिलिका जो है वो एक नॉन डिग्रेडेबल इनएनिमेट मटीरियल है। ठीक है, जिसको आप इनहेल करोगे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज़ आपकी बॉडी में हो जाएगी, जिसको हम सिलिकोसिस कहते हैं। ठीक है, एंडोजेनेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, प्लेग बिल्ड अप इनसाइड योर आर्टरीज, हार्डन्स एंड नैरोज योर आर्टरीज। ठीक है, अब प्लेग जो ये कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स हैं ये आपकी आर्टरीज में बिल्डअप होना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपकी आर्टरीज को नैरो कर रही होती हैं और हार्ड कर रही होती हैं। इसको हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये एंडोजेनस टॉक्सिक एजेंट हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इस तरह हो रही है। अब हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तीन इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। एक है इन्फिल्ट्रेशन विथ मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, अब मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं उनकी इन्फ्लेमेटेशंस होती रहती है, जैसे इन मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन से, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन, टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इंड्यूस बाय परसिस्टेंट ऑफेंडिंग एजेंट और बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। वो कैसे होगी कि कोई भी हमारे पास जो परसिस्टिंग ऑफेंडिंग एजेंट है और बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स की वजह से हमारे पास टिश्यू डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। ठीक है, अटेम्प्ट्स एट हीलिंग्स, थर्ड पॉइंट है उसमें क्या होता है कि हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो भी हो रहा होता है, साथ से मैंने आपको बताया था। तो बाय कनेक्टिव टिश्यू, और वो हीलिंग का प्रोसेस कैसे होता है कि हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो रही होती है ऑफ डैमेज टिश्यूज़ में। ठीक है, डैमेज इंजरी हुई है, ठीक है, हमारे पास वहाँ पे क्या हुआ कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ वहाँ पे आके वो आके डिपॉजिट हो गए और वहाँ पे क्या हुआ, स्कार फॉर्मेशन शुरू होगी और वो क्या करेंगे, कंप्लीट बाय एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं एंड इन पर्टिकुलर फिब्रोसिस, और वहाँ पे फिब्रोसिस का प्रोसेस या स्कारिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे। अब हम देख लेते हैं ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन होता क्या है। ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन एक फॉर्म है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, करेक्टराइज्ड बाय द कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ऑफन विथ टी लिम्फोसाइट्स एंड समटाइम एसोसिएटेड विद सेंट्रल निक्रोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेट हो रहे होते हैं उनकी कलेक्शन हो जाती है और टी लिम्फोसाइट्स भी कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, समटाइम एसोसिएटेड विद सेंट्रल, वहाँ पे सेंट्रल निक्रोसिस भी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है ग्रैनुलोमैटस
ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में। ये बात आपको जब मैं ये आपको डायग्राम समझाऊंगी तब आपको समझ आएगी, ठीक है। अब जो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है वो कब होती है? व्हेन ऑफेंडिंग एजेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट। जब कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट है, कोई भी इंजरियस एजेंट है, वो बड़ी मुश्किलों से उसको हमें रिमूव करना है, बड़ी मुश्किलों से उसको रिमूव करना है। तो जो ये उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की जो होती है एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेजेस को। फिर वो क्या करते हैं, कॉज इंजरी टू द नॉर्मल टिश्यूज़। अब ये कैसे होता है, क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो जाता है तो वो एपिथेलियल सेल्स की तरह ये मैक्रोफेजेस लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो आपको बड़े बड़े ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम एपिथेलॉइड सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स की तरह रिजेंबल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये मैक्रोफेजेस जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं टू फॉर्म, जो ये मैक्रोफेज आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड ये जाइंट सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं लैंगरहैंस जाइंट सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास एक होता है केशियस निक्रोसिस और एक नॉन केसिएटिंग होता है, ठीक है। अब केशियस निक्रोसिस का मैंने आपको बताया हुआ है निक्रोसिस वाले लेक्चर में, आप वहाँ से जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। केशियस निक्रोसिस में हमारे पास सेंट्रल निक्रोसिस होता है, लेकिन नॉन केसिएटिंग में क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रल निक्रोसिस नहीं होता, ठीक है। केशियस निक्रोसिस जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल निक्रोसिस हो रही होती है। और जो नॉन केजेटिंग होता है वो जो उसमें कॉर्न डिजीज, सार्कोइडोसिस और फॉरेन बॉडी रिएक्शंस में हमारे पास सेंट्रल निक्रोसिस नहीं हो रही होती है, उसको हम नॉन केजेटिंग निक्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन था। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप्स हैं, इम्यून ग्रेनुलोमास और फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास, ठीक है। अब नाम से जाहिर हो रहा है इम्यून ग्रेनुलोमास में कि इसका कॉज क्या है, कि वो एजेंट जो कि बार बार दैट आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग परसिस्टेंट टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, वो एजेंट जो कि परसिस्टेंट टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बार बार इंड्यूस करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, इम्यून ग्रेनुलोमास डेवलप होगा। दिस टाइप प्रोड्यूस ग्रेनुलोमास यूजुअली व्हेन द इंसाइटिंग एजेंट कैन नॉट बी रेडिली एलिमिनेटेड, ठीक है। यही वही बात होगी कि ये जब होंगे, जब ग्रेनुलोमास तब डेवलप होंगे जब हमारे पास जो कोई अफेंडिंग एजेंट या एक्साइटिंग एजेंट है वो परसिस्टेंट है, वो रिमूव नहीं हो रहा, जैसे कि परसिस्टेंट माइक्रोव या सेल्फ एंटीजेंस। फिर क्या है, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो मैकेनिज्म है कि मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, वो टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 2 को, और जो ये इंटरफेरॉन गैमा जो है हमारे पास, ये हमारे पास साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं। इंटरल्यूकिन 2 जो होता है वो एक्टिवेट करता है टी सेल्स को, और जो इंटरफेरॉन गैमा है वो एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को। फिर हम फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास देख लेते हैं। जैसे इसमें भी नाम से जाहिर हो रहा है कि ये तब रिस्पॉन्स करेंगे जब कोई इनर्ट फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में इंटर होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एब्सेंट होगा। अब हम देखते हैं फॉरेन मटेरियल्स कैन यूजुअली बी आइडेंटिफाई इन सेंटर ऑफ ग्रेनुलोमास विद पोलराइज्ड लाइट। अब जो फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब हम पोलराइज्ड लाइट, जब हम उस पर करेंगे पोलराइज्ड लाइट को, तो क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास सेंटर में, ग्रेनुलोमा के सेंटर में हमारे पास फॉरेन मटेरियल्स हमें नज़र आएंगे। फॉरेन बॉडीज ग्रेनुलोमा फॉर्म अराउंड मटेरियल्स, जो फॉरेन बॉडी ये ग्रेनुलोमास होते हैं ये उधर फॉर्म होते हैं, उन मटेरियल्स के अराउंड फॉर्म होते हैं, जैसे टैग इंजेक्शन जब हम देते हैं, इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़ जब हम देते हैं, वहाँ पे हमें फॉरेन बॉडीज ग्रेनुलोमास नज़र आएंगे, और सूचर्स में। ये हमारे पास टाइप्स थी। अब हम देख लेते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब कि हमारे होल बॉडी में इन्फ्लेमेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन इफ इवन इट इज़ लोकलाइज्ड एसोसिएटेड विद साइटोकाइंस
अगर वो लोकलाइज भी है कि जगह पे, वहाँ पे साइटोकाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, एसोसिएट होंगे। फिर वहाँ क्या, वो क्या करवाएंगे, सिस्टेमिक रिएक्शंस को इंड्यूस करवाएंगे दैट आर कलेक्टिव, जिनको हम कहेंगे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, जिसको हम कहेंगे एक्यूट फेज रिस्पॉन्स। इसमें क्या होते हैं, साइटोकाइंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं लाइक लिपोपॉलीसेकेराइड्स, वायरल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, अनदर इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो होते हैं, बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं, इनसे हमारे पास साइटोकाइंस जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास मेडिएटर्स हैं। अब हम देख लेते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। पहला कौन सा है, फीवर। फीवर क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ओकर व्हेन इन्फ्लेमेशन इज एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है। जब हमारे पास इन्फेक्शन होगा तो अब आपको पता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी और फिर हमारे पास फीवर के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज़ करता है बॉडी टेम्परेचर को। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस इन वस्कुलर और पेरीवस्कुलर सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस में, ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है। अब ये कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। सब्सटेंस जो कि दैट इंड्यूस फीवर्स, जो फीवर को इंड्यूस करते हैं उनको हम पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस जो होते हैं वो एक्सोजेनस भी होते हैं, वो इंडोजेनस भी होते हैं। एक्सोजेनस जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या लिपोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करवाते हैं ल्यूकोसाइड्स को, ल्यूकोसाइड्स एक्टिवेट करवाते हैं साइटोकाइंस को। कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर को। और यही हमारे पास इंडोजेनस होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनस एंजाइम जो है उसको इंक्रीज़ करवाएंगे। जब ये एंजाइम इंक्रीज़ होगा तो आर्किडोनिक एसिड जो होगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होगा, PGE2 में, ठीक है। फिर वो क्या करवाएंगे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करवाएंगे और वहाँ से क्या होगा, रीसेट द टेम्परेचर सेट पॉइंट एट हाईएस्ट लेवल, और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट लेवल पे रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जैसे एस्प्रिन है, वो क्या करती है, रिड्यूस फीवर बाय इनहिबिटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। वो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देती है ताकि फीवर जो है वो रिड्यूस हो जाए। एक्यूट फेस प्रोटीन्स क्या हैं, एक्यूट फेस प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिवर में सिंथेसाइज होती हैं। इट इंक्रीजेज ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई की वजह से ये इंक्रीज होती हैं। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो होती हैं, 3 तरह की हैं। एक CRP जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन्स कहते हैं, फिब्रोनियोजिन और SA सीरम एमाइलॉइड A, ठीक है। अब जो ये हमारे पास सारी प्लाज्मा प्रोटीन है ये स्टिमुलेट होती हैं बाय साइटोकाइन, इनको साइटोकाइन आके स्टिमुलेट करते हैं। अब CRP जो है और SA है वो क्या करता है, वो बाइंड करता है विद माइक्रोबियल सेल वॉल के साथ। उसको हम जब वो बाइंड कर जाते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो, ये 2 प्लाज्मा प्रोटीन है मैक्रोबियल सेल वॉल के साथ अटैच हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्सोनिन्स, ठीक है। अब फिब्रोजिन्स हैं जो हैं वो बाइंड करते हैं रेड सेल्स के साथ और फिर वो एक स्टेक सा बना लेते हैं, ठीक है। और फिर स्टेक सा बन जाता है तो वो सेडिमेंटेशन जो उसकी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास बेसिस होती है फॉर द मेजरिंग ऑफ ESR, ठीक है। ESR एक टेस्ट है, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है एक टेस्ट है इन्फ्लेमेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो उसमें हम ये वाला जो टेस्ट है वहाँ पे देखते हैं कि सेडिमेंटेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ हमें पता चल जाता है इन्फ्लेमेशन है या नहीं, ठीक है। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि एक्यूट फेस प्रोटीन जो है उनका बेनिफिशियल इफेक्ट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है कि प्रोलॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स के जो इन प्रोटीन्स की जब प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, स्पेशली SAA की, सीरम अमाइलॉइड A की, और क्या होता है सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस स्टार्ट हो जाती है अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। अगली बात ये है कि जब हमारे पास एलिवेटेड सीरम लेवल ऑफ CRP, जब हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन जब सीरम में ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करते हैं, मायोकार्डियक इंफाक्शन का जो रिस्क है वो उसमें ज़्यादा हो जाता है, और उन पेशेंट में जो क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट है, ठीक है। अब जो हेप्सिडिन है, हेप्सिडिन क्या है, एक आयरन रेगुलेटिंग पेप्टाइड है। एक्यूट फेज में क्या होगा कि वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्रॉनिकली इसमें प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि क्या होगा, जब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी क्रॉनिकली तो क्या होगा, आयरन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं ल्यूकोसाइटोसिस क्या है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? इंड्यूस बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। ल्यूकोसाइट जो काउंट है वो हमारे 15,000 टू 20,000 सेल्स पर ml है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो 40,000 टू 100,000 सेल्स ml है, जिसको हम ल्यूकोमाइट रिएक्शंस कहते हैं, बिकॉज सिमिलर टू वाइट ब्लड सेल काउंट एंड ल्यूकीमिया। इसको हम ल्यूकोमाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ल्यूकीमिया में भी वाइट ब्लड सेल्स सिमिलर है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको ल्यूकोमाइट रिएक्शंस कहते हैं। अब ल्यूकोसाइटोसिस होता कैसे? ओकर बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड रिलीज ऑफ सेल्स। हमारे पास जो बोन मैरो है, बोन मैरो पोस्ट माइटोटिक रिजर्व पूल है, वहाँ से क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, जो कि बाय द साइटोकाइंस की वजह से, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 की वजह से, एंड therefore associated with rise in number of more immature neutrophils in blood। उसकी वजह से क्या होता है, immature neutrophils जो होते हैं ब्लड में उनका नंबर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन ऑल्सो इंड्यूसेस पॉलिफरेशन ऑफ प्रिकर्सर्स बोन मैरो। प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, प्रिकर्सर्स जो होते हैं बोन मैरो में, उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है, कॉज बाय प्रोडक्शन ऑफ क्लोनिली स्टिमुलेटिंग फैक्टर। और क्या होता है उससे, क्या कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिलिया जो है वो क्या है। न्यूट्रोफिलिया में क्या होता है, मोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंड्यूस एन इंक्रीज इन ब्लड न्यूट्रोफिल काउंट। जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स के नंबर ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, उसको हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस मम्स एंड मीजल्स में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं, जिनको हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। एलर्जीज में क्या होता है, पैरासाइट इन्फेक्शन में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इसिनोफिल्स, जिसको हम इसिनोफिलिया कहते हैं। सर्टेन इन्फेक्शंस में क्या होता है, टाइफाइड फीवर एंड इन्फेक्शंस कॉज बाय द सम वायरसेस रैकेट्स एंड सर्टेन प्रोटोजोआ। ये कुछ इन्फेक्शंस हैं, इसमें क्या होता है कि सर्कुलेटिंग वाइट सेल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसको हम लिकोपीनिया कहते हैं। अदर मैनिफेस्टेशन जो हमारे पास एक्यूट फेस प्रोटीन में जो एक्यूट फेस में प्रोटीन में जो मैनिफेस्टेशन होती हैं, एक्यूट फेस प्रोटीन में नहीं, एक्यूट फेस जो हमारे पास है सिस्टेमिक इफेक्ट, उसमें और भी जो हमारे पास सिस्टेमिक इफेक्ट आ रहे हैं वो ये हैं कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, स्वेटिंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रीडायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम क्यूटेनियस टू डीप वस्कुलर बेड्स टू मिनिमाइज हीट लॉस थ्रू स्किन। क्या होता है कि ब्लड जो होते हैं सर्कुलेशन से डीप स्किन में चला जाता है। ठीक है, जब वो डीप स्किन में चला जाता है तो वहाँ पे हीट लॉस जो होती है वो स्किन में कम हो रही होती है और स्वेटिंग बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। रेगुलर शिवरिंग हो रही होती है, चिल्स पड़ रहे होते हैं, एनारोक्सिया होता है, सोमिलेंस होता है, मेलेज होता है। मेलेज होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ साइटोकाइंस ऑन द ब्रेन सेल्स, क्योंकि ब्रेन साइटोकाइंस हमारे पास एक्टिवेट होते हैं और वो ब्रेन सेल्स को आके उनका एक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब सेप्सिस देख लेते हैं जो कि हमारे पास लास्ट है। इन सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया एंड द प्रोडक्ट इन ब्लड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल और द प्रोडक्ट्स जो ब्लड में होती हैं वो स्टिमुलेट करती हैं साइटोकाइंस को, स्पेशली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 को। ठीक है, उससे क्या होगा, हायर ब्लड लेवल ऑफ साइटोकाइन कॉज पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। साइटोकाइंस का जो लेवल है ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी। क्या क्या होंगे, डिसमेंटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगी, इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगी, हाइपोटेंसिव शॉक हो जाएगा और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इंक्लूडिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दिस क्लिनिकल ट्रायड इज़ नोन एज सेप्टिक शॉक। इसको हम सबको इस ट्रायड को हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल आपने ज़रूर लाइक करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।